हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पावर बीजीटी मतलब कि आपके फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट सी पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बीजीटी एम्पलीफायर की पावर फॉर्म को। ठीक है, यानी कि पावर बीजीटी एम्पलीफायर। तो बच्चों इतना तो आप सभी जानते हो कि बीजीटी मींस ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ये क्वेश्चन आ जाता तो आप इसको किस तरह से वहाँ पे परफॉर्म करेंगे ताकि आपके नंबर आ सकें। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले बताऊंगा, ठीक है, और समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। तो ये पावर बीजीटी या पावर मॉसफेट और जो आगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो आपको मिलेगा एज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो देख लीजिएगा। ये बस आपको समझाने के लिए एक राइटिंग फॉर्म में लिया है। तो देखो, सबसे पहले वो कहता है कि ये कुछ पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं वहाँ पे कि एनपीएन इज़ मोर वाइडली यूज्ड देन पीएनपी, यानी कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है पावर बीजीटी में वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है पीएनपी के बदले में। उसकी वजह क्या है आगे नीचे वो बताते हैं कि स्विचिंग स्पीड फास्टर देन थायरिस्टर्स। इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है मतलब कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने की, वो थायरिस्टर से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यानी कि देखो, पहले नंबर पे हमने पावर डायोड पढ़ा, फिर पावर है थायरिस्टर पढ़ा। पावर थायरिस्टर में हमने ये चीज़ स्टडी की कि पावर थायरिस्टर जो है वो पावर डायोड से उसकी स्विचिंग टाइम तेज़ होती है। इसी तरह से पावर ट्रांजिस्टर की थायरिस्टर से स्पीड तेज़ होती है। यानी ये स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, आगे वो कहता है ब्रैकेट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि टर्न ऑन टाइम जो है ना इसका वो 1 माइक्रो सेकंड से कम होता है। ये तो बहुत पुरानी बुक है। इससे मतलब कि आज के जदीद दौर में देखें तो अब तो नैनो सेकंड का भी टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम ले आए हुए हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। तो ये आपने इंफॉर्मेशन उसमें पुट कर देनी है। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 50 किलो हर्ट्ज तक ये वर्क कर सकता है। ठीक है, ये आपको बीजीटी की वैसी शेप याद है। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्म इसकी ड्रा किया। ये ना एनपीएन है ना पीएनपी है। देखो यहाँ पे एरो मेंशन नहीं है। अगर एरो बेस की जानिब हो तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और अगर यहाँ पे एमीटर का जो एरो है वो अगर बेस की बजाय दूसरी जानिब हो यानी कि एमीटर की तरफ आ रहा हो तो वो होता है क्या नाम अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद बच्चों आपने ड्रा करनी है एनपीएन बीजीटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखो ये बेस है और ये एमीटर है। देखें, बेस और एमीटर बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब टर्न्स होते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, एमीटर के ऊपर भी हमें आउटपुट मिलेगी, कलेक्टर के ऊपर हम इसको इनपुट देंगे, तो दोनों पे डीसी ही हमें एक डीसी फॉर्म मिल रही होती है। बेस के ऊपर हमने देना होता है हमेशा क्या, बेस के ऊपर हम देते हैं अपना इनपुट सिग्नल जो कि एक एसी वेव होती है। यानी कि अगर मैं कोई अपनी वॉइस भेजता हूं तो उसको क्या किया जाएगा, उसको एम्पलीफाई करके आगे आउटपुट की फॉर्म में मुझे दिया जाएगा। तो वो बेस के ऊपर हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इनपुट सिग्नल जो एसी सिग्नल होता है। तो इसी वजह से बेस जो है वो हमेशा होल्स के यानी कि होल जंक्शन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ये देखो यहाँ पे ये मेंशन है, इस तरह से आपने शेप ड्रा करनी है। सबसे पहले देख लो कि एमीटर का जो जंक्शन है और जो कलेक्टर का जंक्शन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और इनकी साथ में जो वैल्यू है वो 10⁻19 तक की होती है। और जो बच्चों बेस है वो होल जंक्शन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो, अगर तो ये सिंपल बीजीटी होता ना तो इसमें ये सेंटर वाला पार्ट ना होता, ये एन नेगेटिव रीजन। ठीक है, ये बीच में से हटा दिया जाता। लेकिन अब ये है पावर बीजीटी। पावर बीजीटी में एन नेगेटिव आ जाता है, यानी कि कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन आ जाता है, जो इसको मतलब कि एक लिहाज से वोल्टेज कह लो, वोल्टेज स्टेबल या वोल्टेज को लेवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल, पावर कंट्रोल करने के लिए इसका असल इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए हो ना। यानी कि पावर का फार्मूला आप जानते हो वी आई होता है। तो ये उस लिहाज से मतलब कि पावर को भी कंट्रोल करता है एक लिहाज से। तो डेट्स वाई ये इसमें एक रीजन का इजाफा है। बाकी आप चीज़ समझ गए हो मेरी बात के। बेस पे क्या होता है जी, बेस पे हम देते हैं एसी सिग्नल, डेट्स वाई वहाँ पे होल जंक्शन है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और कलेक्टर का जंक्शन देखो कनेक्टेड है, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन कनेक्टेड है। एन पॉजिटिव देखो सेम टू सेम जंक्शन है। तो ये शेप आप इजीली बना पाओगे यार, एक दफ़ा बस देख लो तो बस आपके जहन में बैठ जाएगी। अब मेरी बात सुनिएगा, आपने बच्चों ये चीज़ तो देखी है, इसकी जो आउटपुट होती है हमारे पास अपने पास बीजीटी की, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रही होती है। आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई सी इज इक्वल टू आई बी ओवर बीटा, या इस तरह से ये होता है ना, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये फार्मूला होता है। हाँ जी, अब देखो इसकी जो यानी कि आउटपुट होती है ना कलेक्टर करंट, आपको पता है कलेक्टर करंट ही अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है एमीटर करंट के, और एमीटर पे ही हमें ज़्यादातर आउटपुट देखने को मिलता है।
तो लिहाजा इस चीज़ से हमें ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि कलेक्टर करंट, देखो ये करंट के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर रहे होते हैं अपनी आउटपुट को, तो ये इसी वजह से ये कहलाता है हमारा बीजीटी, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। मींस के आउटपुट करंट, जो आउटपुट में हमें करंट मिल रही है या वोल्टेज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो ये करंट की मदद से कंट्रोल हो रहा है, जिसका नाम है कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये इसका नाम है। बाकी अगर आप मॉसफेट में जाते हो या ना इनके कम्बिनेशन की फॉर्म में जाते हो, जहाँ पे मॉसफेट और बीजीटी को कंबाइन करके एक बनाया जाता है आईजीबीटी। ठीक है, तो वहाँ पे वो होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वो भी करंट को ही कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो वोल्टेज की बिना पे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी, देखो करंट वोल्टेज करैक्टरिस्टिक्स। अब बच्चों ये चीज़ याद रखेगा, इसका जब भी कोई ना कोई आप मतलब ग्राफ ड्रा करोगे तो वो कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के दरमियान ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो VCE एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आ गया कलेक्टर करंट। अब देखो होता क्या बच्चों, इसमें तीन हमारे पास तीन यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस है। एक है हार्ड सैचुरेशन, एक है कॉजी सैचुरेशन और एक है सेकेंडरी ब्रेकडाउन। प्राइमरी ब्रेकडाउन भी होता है लेकिन उसके ऊपर इतनी बहस नहीं करते, सेकेंडरी ब्रेकडाउन और ये इन दोनों पे बात करते हैं। पहले तो हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सेकेंडरी ब्रेकडाउन पे वो बता रहा है कि जब हाई वोल्टेज और हाई करंट अकर हो जाए, यानी कि हाई वोल्टेज और हाई करंट हमें देखने को मिल जाए ड्यूरिंग टर्न ऑफ टाइम सिम्युलटेनियसली, यानी कि मीन्स एट द सेम टाइम ये दोनों काम हो जाए कि वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, करंट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए जब टर्न ऑफ हमारा डिवाइस हो रहा हो, तो एक हॉट स्पॉट वहाँ पे फॉर्म होती है, यानी कि एक स्पार्क निकलता है और डिवाइस जो है वो फेल हो जाता है थर्मल रनवे से। ठीक है, यानी कि वो फेल हो जाता है टर्न ऑफ होने से। कॉजी सैचुरेशन क्या है, वो कहता है कि एक्सेसिव कैरियर्स इन लाइटली डोप्ड कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन, यानी कि वो जो मैंने आपको दिखाया ना ये कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन, वो कहता है इसमें क्या हो जी कि हमारे पास एक्सेसिव यानी कि एक्सेस मीन्स के एक बहुत ज़्यादा तादाद में कैरियर वहाँ पे रह जाएं। ठीक है, उस रीजन के अंदर, तो उस कंडीशन में हमारे पास कॉजी सैचुरेशन होता है। हार्ड सैचुरेशन में भी क्या होता है जी, हार्ड सैचुरेशन में ये होता है कि बच्चों कैरियर्स की डेंसिटी जो है वो जो है एन पॉजिटिव ड्रिफ्ट रीजन के दूसरी साइड पे हमें देखने को मिल जाए तो वो हार्ड सैचुरेशन रीजन कहलाती है। ठीक है, ये आपने तीनों डेफिनेशंस याद कर लेनी है और ये ग्राफ आप मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हार्ड सैचुरेशन की एक लाइन खींच लें। ठीक है, फिर आती है कॉजी सैचुरेशन की एक लाइन आपने खींचनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पहले नंबर पे एक हमने बच्चों ट्रांजिस्टर लिया जिसके ऊपर हमने कोई भी यार कह लो इनपुट दी, VI इतनी के बेस करंट इतनी जनरेट हो गई। ठीक है, अब ये देखो स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, हार्ड सैचुरेशन से, और हार्ड सैचुरेशन से थोड़ी सी इंक्रीज करके ये कॉजी सैचुरेशन पे आके स्टेबल हो जाती है। स्टेबल होके फिर एकदम से जब ये सस्टेनेबल वोल्टेज पे पहुंचती है तो इसका लीकेज करंट होता है। ये देखो ये लीकेज हुआ है, लीकेज होने के बाद ये एकदम से स्टेबल हो जाती है सस्टेनेबल वोल्टेज पे और सेकेंडरी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से IB2 फिर IB3, यानी कि हम थोड़ी थोड़ी करंट बढ़ा के कंडीशंस लगाते हैं। देखो बच्चों, ये है VCE नॉट की कंडीशन, ये वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद ये VCB नॉट है, मतलब कि कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो ये एक लाइन हमारे पास IB2 पे मिलती है और एक ये IB1 से नीचे मिलती है। ठीक है, ये जो IB2 पे जाके अपने कलेक्टर बेस वोल्टेज यहाँ पे इसके साथ अटैच हो रहा है ना, ये प्राइमरी ब्रेकडाउन कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब देखो जब IB3 हो जाता है ना, फिर अगर हम IB3 के बाद कोई करंट लेते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में बढ़ा के, तो फिर देखो क्या होता है, हार्ड सैचुरेशन से ये एकदम से करंट ऐसे इंक्रीज करता है कॉजी सैचुरेशन में और फिर स्टेबल होके एकदम से जाकर लास्ट में जैसे ये करंट्स कर रही थी वैसे ही ये आगे जाके एकदम से क्या करता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ जाता है और कॉजी सैचुरेशन की कंडीशन में एंटर कर जाता है। जैसे कि हमने बोला कि ये जब कॉजी सैचुरेशन कब होता है, जब एक्सेसिव कैरियर्स रह गए हों अपने लाइटली डोप्ड ड्रिफ्ट रीजन में, तो ये कंडीशन ऐसे ही इसको स्टेबल करती है। तो अब यार ये कंडीशन तो बताने वाली बात नहीं है। देखो IB1 की सबसे कम वैल्यू है, IB2 की उसके IB1 से IB2 की ज़्यादा, फिर IB2 की IB3 से कम है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस तरह से है। देखो IB1 की वैल्यू IB2 से कम है, IB2 की IB3 से कम है, या इसका उल्टा लिख लो, IB3 IB2 से बड़ी है और IB2 IB1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा यार बस थोड़ा सा मेहनत और फिर आपका काम डन है। ये स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मुझे यही इंपॉर्टेंट लगता है उन चीज़ों से भी, लेकिन ये आपने वो भी करनी है आपने। ठीक है, स्विचिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ BGT। ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इनपुट को मेंशन भी किया और ये NPN जंक्शन हमने लिया। ठीक है, तो देखो
ये वीआईटी हमने एज अ इनपुट सिग्नल लिया, यहाँ से बेस करंट जारी और एमीटर को हमने कर दिया ग्राउंड। तो जब एमीटर ग्राउंड होता है और हमारे पास आपको पता होना चाहिए जब एमीटर को ग्राउंड कर दिया जाता है तो वो कॉमन एमीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये कॉमन एमीटर है हमारे पास, ठीक है जी। कॉमन एमीटर हमने बीजीटी लिया है। अब ये इनपुट दी जा रही है, यानी कि ये मेरा वो वॉइस है जो मैं यहाँ पे बेस जंक्शन पे दे रहा हूँ। देखो बेस जंक्शन के ऊपर जब मैंने कोई इनपुट दी, यानी कि देखो एक मेरे पहले जीरो से भी यानी कि नेगेटिव साइड पे वोल्टेज थे। वोल्टेज पे जो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव रीजन में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। लीकेज करंट नेगेटिव में जाता है, लेकिन करंट जो हमारा वैसे होता है वो पॉजिटिव रीजन में फ्लो कर रहा होता है। अब देखो -V2 जब हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ, अब देखो ज़रा गौर करना, ये सिर्फ बच्चों टाइम और इनपुट्स आपके वोल्टेज यानी कि जो आप एसी इनपुट वोल्टेज दे रहे हो ना उसके दरमियान एक ग्राफ है। ये आपने बस एज अ इनपुट एक सिग्नल लिया, ये कोई किसी ने जनरेट करके नहीं आपको दिया, ये आपने खुद से लिया, ठीक है। समझ जाने के लिए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजीटी ड्रा करो तो आप ये चारों ग्राफ इसमें ड्रा करोगे, ठीक है। पहले नंबर पे आपने क्या किया, आपने अपना इनपुट सिग्नल टाइम के लिहाज से एक ड्रा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बेस करंट का टाइम के लिहाज से यहाँ पे ड्रा किया। फिर आपने कलेक्टर एमीटर, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। कलेक्टर एमीटर को टाइम के लिहाज से लिया और कलेक्टर करंट को टाइम के लिहाज से लिया। हर एक चीज़ को टाइम के लिहाज से कंबाइन करके आप दिखा रहे हो, ठीक है। तो देखो ये सिग्नल हमने ले लिया। देखो बच्चों क्या होता है, पहले ये नेगेटिव साइड पे होता है, अब एकदम से ये क्या करता है, टर्न ऑन होता है। यानी कि हमारा जो बीजीटी है वो टर्न ऑन होता है, यानी कि हमारी इनपुट आती है एसी की फॉर्म में। यानी कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनपुट देता हूँ बेस जंक्शन से। जब बेस जंक्शन से इनपुट आता है तो बेस करंट भी कुछ ना कुछ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो देखो यही काम यहाँ पे हुआ है। बेस करंट देखो यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो गई है, I1 के बराबर हो गई है पॉजिटिव रीजन, जैसे वो पॉजिटिव हुई है, ठीक है। यानी कि जब ये V1 के इक्वल होगा VIT तो ये I1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो I1 के ये इक्वल हुआ। फिर जब हमने टर्न ऑफ इसको किया तो टर्न ऑफ करते वक्त आपको पता है एकदम से जब टर्न ऑफ होता है, ट्रिगर को टर्न ऑफ किया जाता है तो कुछ लीकेज करंट होता है। तो ये देखो जब टर्न ऑफ हुआ तो एकदम से ये करंट माइनस में चलेगी, -I2 की तरफ, ठीक है। यानी कि जैसे वो -V2 है ना, वैसे ये -I2 है, तो ये -I2 तक चली गई। अब इसको रिकवर होने में कुछ टाइम लगता है, तो वो रिकवर लीकेज करंट का रिकवर होता है। तो ये देखो ये जो T2 है वो आगे टाइम ये चलता जा रहा है और कुछ ही टाइम के बाद ये जाकर रिकवर हो जाती है, यानी कि जीरो पे वापस आ जाती है। कुछ ना कुछ लीकेज बचा होता है लेकिन बच्चों वो ना होने के बराबर होता है, ठीक है। अब बात आती है मेन मुद्दे पे कि कलेक्टर एमीटर कैसे वर्क करते हैं और कलेक्टर करंट इस कंडीशन में कैसे वर्क कर रही होती है। देखो जब इनपुट सिग्नल मिल गया तो पहले जब इनपुट सिग्नल नहीं था बच्चों तो VCC, आपको पता है VCC जब कोई इनपुट सिग्नल होगा ही नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, बस बैटरी लगी होगी यहाँ पे VCC और करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, IC फ्लो नहीं करेगा। जब IC फ्लो ही नहीं करेगा तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, जितने VCC यहाँ पे वोल्टेज होंगे सारे के सारे VCE तक पहुँच जाएंगे। यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पे हैं तो डायरेक्ट 5 वोल्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे अगर करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि ड्रॉप नहीं आएगा सेंटर में, ठीक है। तो इसी वजह से देखो जब आपका कोई सिग्नल नहीं था, यानी कि ये जीरो या माइनस में था, आपकी करंट जीरो थी, तो तब देखो ये VCE वोल्टेज VCC के बराबर थे, ठीक है, VCC के बराबर चल रहे थे। देखो फिर जब जो ही आपका यानी कि सिग्नल जनरेट होना शुरू हुआ, आपने इनपुट दी, यहाँ से इनपुट दी तो आपका जो बच्चों सर्किट है वो मुकम्मल हो गया, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। देखो करंट IC यानी कि अब IC भरना शुरू हो गई है, IC यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो गई है। IC फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो देखो RC के क्रॉस कुछ ना कुछ ये IC ही है बच्चों, ये एक मुसाफिर की तरह ये VCC में से क्या करेगी, वोल्टेज लेके चलेगी। कुछ वोल्टेज ये इसको देके जाएगी, कुछ इसको देती जाएगी। यानी ये ऐसे ही है, जितने अगर इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं तो इसको कम मिलेंगे, अगर इसको कम मिलते हैं तो इसको ज़्यादा मिलेंगे। यानी ये बांट रही है वोल्टेज यहाँ पे। तो देखो ये क्या होता है बच्चों, ये एकदम से फिर क्या करती है VCC, यानी जो VCE VCC के बराबर थे पहले, जब ये करंट एकदम से फ्लो करना स्टार्ट करती है तो ये ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब कि ये कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये कम होते जाते हैं और फिर जब टर्न ऑफ का टाइम आया, देखो यहाँ पे जब इसको हमारे इनपुट सिग्नल को टर्न ऑफ कर दिया गया था, तो फिर जब टर्न ऑफ का टाइम आया तो आप समझ गए, यानी कि कलेक्टर करंट फिर फ्लो नहीं करती। कलेक्टर करंट जब फ्लो करना छोड़ देती है तो उसी वक्त हमारे पास फिर से अपने वोल्टेज रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं
और ये जो टाइम था बच्चों जिसमें हमारा मतलब कि सर्किट टर्न ऑन था, यानी कि टाइम ऑन, टी ऑन का पता क्या मतलब है यहाँ का, इसका मतलब है यानी कि जब आपका इनपुट सिग्नल आ रहा था तो उस कंडीशन में जो थोड़े से वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे होते हैं ना, उसको कहते होते हैं कलेक्टर एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज, ठीक है, सैचुरेशन टाइप के वो वोल्टेज होते हैं। अब कलेक्टर करंट देखो सेम टू सेम वही चीज़ है बच्चों, लेकिन बस ये है कि कलेक्टर करंट उस वक्त बच्चों आपको मैंने जैसा कि समझाया कि जब हमारे सर्किट में इनपुट नहीं था तो उस वक्त कलेक्टर करंट फ्लो नहीं कर रही थी, जब इनपुट आई तो कलेक्टर करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, और जब इनपुट फिर से खत्म हुई तो फिर से कलेक्टर करंट ने फ्लो करना रोक दिया। देखो, और यहाँ पे थोड़ी सी ना ये मुझसे बिल्कुल साथ में टच हो गया हुआ है, आपने थोड़ा सा इसको लाइन को ऊपर ड्रा करके यहाँ पे बताना ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो लीकेज करंट है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने बता देनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। अब देखो नीचे बताया भी गया कि जब आप ये टर्न ऑन टाइम है बच्चों, ये जो थोड़ा सा आपको आपने देखना है कि यहाँ पे जो थोड़ी सी इसको रिकवरी होने में ऐसे ऊपर या नीचे होने में टाइम लगता है ना, उसको आपने टी मेंशन कर देना ऐसे लाइन लगा के, और बताना है कि ये टर्न ऑन का टाइम है और ये टर्न ऑफ का टाइम है टी जिसमें आपका मतलब कि कुछ रिकवरी हो रही है, ठीक है, और ये टी का टाइम होता है जिसमें रिकवरी होती है। तो देखो वो कहता है कि ड्यूरिंग टर्न ऑन के टाइम क्या होता है, चार्जेस सप्लाई किए जाते हैं बेस एमिटर जंक्शन को और फिर ड्रिफ्ट रीजन को सप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जब टर्न ऑफ का टाइम होता है तो सारा स्टोर और स्पेस चार्ज होता है उस सबको रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस चीज़ का, सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ बीजीटी। अब बच्चों देखो बीजीटी में ना मेन चीज़ बस यही है कि बीजीटी में ना जो हमारा सेफ ऑपरेटिंग एरिया होता है ना वो 4 फैक्टर की वजह से बाउंडेड होता है, मतलब कि उसकी बाउंड्री ड्रा हो चुकी होती है, 4 फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट, एक होता है क्या जी अपने पास है ब्रेकडाउन रीजन, जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन रीजन था ये देखो लिखा हुआ है, और एक टेम्परेचर उस पर इफेक्ट करता है, मेन चीज टेम्परेचर होती है। थर्मल देखो लिखा हुआ है, करंट, थर्मल, सेकंड ब्रेकडाउन, वोल्टेज, ठीक है। अब यहीं से आपको मैं ना एक करवाने की मदद से दूसरे आल से वैसे ही डन करवा देता हूँ। देखो दूसरे जो दो है ना IGBT और उसके बाद मासफेट, उसमें बस आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, ये सेकंड ब्रेकडाउन, बाकी ये तीनों की तीनों हर एक में देखने को मिलेंगी। अब देखें इसमें इन्होंने ना बाउंड्रीज ड्रा की हुई हैं बच्चों, देखो पहली एक बाउंड्री आ गई करंट की वजह से 10 माइक्रोसेकंड की, इसको बस 10-10 से ज़रब देते जा रहे हैं। देखो दूसरी बाउंड्री आ गई थर्मल की वजह से 100 माइक्रोसेकंड की, ये इतना एरिया हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया, ठीक है बच्चों। ये ICM है, ये हमारी VCE है, ठीक है जी, और ये लॉग ले लिया गया हुआ है इनकी टर्म्स का, IC का और VCE का जो हमने एक्सेस लिए हुए हैं। देखो 10 से ज़रब देता जा रहा है, देता जा रहा है, 10 से यहाँ पे ज़रब दिया, मिली में चला गया, फिर लास्ट में जो बचता है ना वो होता है DC, क्योंकि वोल्टेज आपको पता है DC सप्लाई किए जाते हैं एक सिग्नल को क्या करना है, सपोर्ट करने के लिए। जो बच्चा रिवर्स बायस्ड होता है ना उसमें एक आपको पता है एक लम्हा ऐसा भी आता है जब रिवर्स बायस्ड में हमने देखा हुआ है कि करंट एकदम से क्या कर जाती है, ब्रेक डाउन करवा जाती है सर्किट को। तो ये थोड़ा सा ये जो आपको यहाँ पे एरिया नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे तो एक फॉरवर्ड रेक्टेंगल थी ना, यानी कि रेक्टेंगल ड्रा हो गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा देखो रेक्टेंगल की तरह तो ये ड्रा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा एरिया जहाँ पे ब्रेक डाउन रीजन आ गया हुआ है, और इसको मेंशन भी बी की वजह बी से किया गया हुआ है ताकि इसको पता चले कि ब्रेक डाउन रीजन है, बच्चों को पता चले। तो ये है रिवर्स बायस्ड सेफ ऑपरेटिंग एरिया। अब इनकी वैल्यूज यार थोड़ी सी आपने याद रखनी है। देखो इसमें ये बस साफ बताया जा रहा है कि जब बेस एमिटर ऑफ 0 के बराबर होते हैं तो ये रिवर्स बायस होता है, TG 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको वैसे ही पता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपने वैल्यूज याद करनी है इसके लिए कि आपका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो, TGM 200 डिग्री सेल्सियस हो, और सेकंड ब्रेकडाउन उस वक्त होगा जब D की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10% होगी, ठीक है। बस इतनी सी आपने चीज़ याद करनी है और आपका काम डन हो जाएगा, और आप पेपर में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको एज आ कह लो कि स्क्रीन रिगार्डिंग मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही, जितना मैं कर सकता था देखें आपके लिए किया। मेन चीज़ थी आपको ग्राफ समझाना, वो समझाया, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपने खुद ही याद रखनी है, तो याद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।